नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। सुनिए सरकार में आज हम इन 3 मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर 1, किस तरह से अब भी कुछ भारतीय भारत का नाम विदेशों में बदनाम कर रहे हैं इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां करके। मुद्दा नंबर 2, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पुलिट्जर जीतने वाले 3 भारतीयों को बधाई क्या दी। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उन्हें गद्दार होने का तमगा दे दिया। क्यों, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और मुद्दा नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जो नाम समिट को उन्होंने एक बयान दिया, उसमें कहा कि आज हम फेक न्यूज और झूठे वीडियोस का शिकार हैं, मगर काश प्रधानमंत्री आप अपने देश की मीडिया पर भी गौर करते। हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस खबर से जिसमें कुछ लोग भारत का नाम विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस खबर के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने 2 भारतीयों को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, और एक तीसरे को अरेस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त अरब अमीरात में रहकर मुसलमानों को, इस्लाम को गालियां दे रहे थे। वहां रहकर तमाम दायरों को लांघकर देश का नाम बदनाम कर रहे थे। खबर यहां नहीं रुकती। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कनाडा से एक खबर। इस खबर के मुताबिक रवि हुडा has been fired from RE Max and removed from his role as chair of a school council after a complaint about his Islamophobic message. Thank you to the many people who lent their voice on Twitter. इसका क्या मतलब हुआ? कोई रवि हुडा हैं, इस खबर के मुताबिक इस्लाम विरोधी बयान दे रहे थे, अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और आप जानते हैं, जब ये पहले खबर आई थी जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से वहां के बुद्धिजीवियों ने, एक राजकुमारी ने भी कहा था कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब बाकायदा बीजेपी आईटी सेल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था जिसमें कई बीजेपी के नेता भी शामिल थे। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ दमन किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। एक तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं, मुगलों ने इतने साल इस देश पर राज किया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। अंग्रेजों ने 200-250 साल राज किया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। मगर जैसे ही एक हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हिंदू खतरे में आ जाता है। क्या आप जो बोलते हैं उस पर आपने कभी गौर किया है? आप उन कट्टर मौलवियों की तरह साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरह बात करते हैं जिन्हें बात बात में इस्लाम खतरे में नजर आने लगता है। यानी कि जिस चीज से तुम नफरत लगातार करते रहे, आज तुम जो उसकी कट्टर सोच है उसकी तरह हो गए। तुम तो मुसलमानों से नफरत करते हो, इस्लाम से नफरत करते हो, मगर जो उनकी कट्टर सोच है, आज तुम उन्हीं की तरह बनते जा रहे हो। तुम भी बिल्कुल उसी तरह से कहते हो हिंदू धर्म खतरे में, जैसे वो कट्टर मौलवी कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। मगर आज मैं उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने वाला हूं जो ये बता रहा है कि मध्य पूर्व में खाड़ी देशों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक खबर बताना चाहूंगा। यह सऊदी अरब की खबर है। क्या आप जानते हैं वहां पर उनका जो एक नेशनल है, उनका एक नागरिक है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू को निशाना बना रहा था। वो हिंदू से कह रहा था कि तुम अपने धर्म को छोड़ो और इस्लाम कबूल करो, और उसे लगातार टारगेट कर रहा था। इस खबर के मुताबिक उस शख्स को सऊदी अरब में अरेस्ट कर लिया गया है। आप बताइए ना, सऊदी अरब तो पूरी तरह से मुस्लिम देश है कि नहीं? तो एक मुस्लिम देश चाहता तो इस हिंदू की शिकायत को पूरी तरह से अनसुना कर देता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस देश के अंदर जब मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो सरकार अत्याचारियों का स्वागत करती है, उन्हें सम्मानित करती है, कभी कभार उनकी शिकायतों तक को अनसुना कर देती है। सऊदी अरब वो कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। आप देख रहे हैं, उसे बाकायदा गिरफ्तार किया गया इस खबर के मुताबिक। अब मैं आपके सामने आंख खोलने वाले कुछ और खुलासे करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर भारत के 2 डिप्लोमैट्स हैं, एम्बेसडर केसी सिंह और नवदीप सूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों ने ट्विटर में क्या जानकारी दी है। सबसे पहले एम्बेसडर केसी सिंह क्या बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट।
1992 वो वक्त था जब भारत में बाबरी गिराया गया था। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी स्कूल टीचर्स ने वहां पर भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, कुछ भारतीयों को निशाना भी बनाने की कोशिश की। मगर क्या आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने 1992 में क्या किया? उन तमाम पाकिस्तानी स्कूल टीचर्स को डिपोर्ट कर दिया, उन पर कार्रवाई की। ये कोई और नहीं, हमारे अपने एम्बेसडर केसी सिंह कह रहे हैं। क्या बता रहा है ये कि संयुक्त अरब अमीरात हो या सऊदी अरब हो, इनके अंदर धार्मिक असहिष्णुता को लेकर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, वो सीधे टारगेट करते हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए जो डिप्लोमैट नवदीप सूरी ने आपके सामने पेश की है। नवदीप सूरी बता रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में किस तरह से वहां पर कानून जो हैं वो बहुत सख्त हैं इस तरह की असहिष्णुता को लेकर। इस ट्वीट के मुताबिक क्या बोल रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। And then there were thousands of Egyptians deported for suspected Muslim Brotherhood affiliation post 9/11 and again after the Arab Spring. The record of zero tolerance on religious extremism in UAE is pretty consistent. क्या बता रहा है ये? नवदीप सूरी यहां पर यह कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े कई कट्टर लोगों को वहां से प्रत्यर्पित कर दिया था, देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि 9/11 के बाद ये लोग कट्टर रवैया अपना रहे थे। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कनाडा ये काम कर सकता है, संयुक्त अरब अमीरात ये काम कर सकता है, ये तमाम देश ये काम कर सकते हैं, तो भारत को किसने रोका? हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि सभी धर्म समान हैं। हम तो वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। ये सब हमारे धर्म का हिस्सा है। तो हम अपने हिंदू धर्म को क्यों भूल रहे हैं? आखिर क्या हो रहा है कि हम हिंदू धर्म की जो असल सोच है उससे खुद को जुदा करते जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त जब इस देश में हिंदू हृदय सम्राट का राज है। आज ये सवाल क्यों ना पूछे जाएं, बताइए। बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाम में समिट हुई और प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नकली खबरें हैं, नकली वीडियोस हैं, वो हमारे लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल का काम कर रहे हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, पहले आप सुनिए। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. प्रधानमंत्री, मुझे आपकी बात बहुत अटपटी सी लगती है। इस देश के अंदर पिछले कुछ अरसे से, खासकर जब से हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया लगातार झूठी खबरें प्रचार और प्रसार कर रहा है और इसका एक्सपोजे किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी पुलिस ने किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने न जाने कितनी ढेरों मिसालों के जरिए यह एक्सपोज किया है कि चाहे ANI हो, न्यूज 18 हो, न्यूज 24 हो, ये तमाम चैनल, जी न्यूज हो, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में देखिए, न्यूज 18 अपडेट दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने गलत खबर चलाई थी। कायदे से इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। अब मैं चाहता हूं कि आप टाइम्स नाउ की इस खबर पर गौर कीजिए। टाइम्स नाउ की इस खबर के मुताबिक गवर्नमेंट सोर्सेज ओनली केरला, राजस्थान एंड महाराष्ट्र मेड द माइग्रेंट्स पे फॉर रेलवे टिकट्स। यानी कि एक और सरकारी प्रोपेगेंडा कि सिर्फ केरला, राजस्थान और महाराष्ट्र ही जो गरीब मजदूर हैं जो वापस अपने घर जा रहे हैं उनसे पैसे ले रहे हैं। इनकी हकीकत दिखाने की कभी हिम्मत नहीं होने वाली है। और ये जो गवर्नमेंट सोर्सेस का इस्तेमाल न्यूज चैनल्स कर रहे हैं ना, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि गुजरात के जो विधायक हैं जगदीश पटेल, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो मजदूर हैं, गरीब जो वापस जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए। सुनिए। इधर से सब लोग पेमेंट करके जाएंगे, इधर पेमेंट नहीं करना है, वहाँ स्टेशन पे जाके उसका पेमेंट होगा। करीब 710 प्लस जो भी होता है, मैं समझता हूँ 750 जितना होगा, वो पेमेंट दे के
वो जौनपुर तक जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर अहमदाबाद मिरर की ये पड़ताल, अहमदाबाद मिरर ने करीब 20 लोगों से बात की और इन तमाम 20 लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उनसे पैसे लिए गए। आज ये तमाम मुद्दे जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? वो मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि मीडिया किस तरह से सुविधावादी तरीके से आपके सामने सच लाने की कोशिश करती है। जी हां, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यह प्रोपेगेंडा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने कहा था कि केंद्र सरकार तब जाके हरकत में आई है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जितने भी गरीब मजदूर अपने घर जा रहे हैं हम उनके किराए का पैसा देंगे। तब जाके संबित पात्रा की तरफ से या उनके जैसे तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से यह प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगता है कि केंद्र सरकार 85% दे रही है। अब भारतीय रेलवेज गरीब मजदूरों से पैसा ले रही है, उसके खिलाफ संबित पात्रा ने यह प्रमाण पेश किया है। संबित पात्रा ये सरकारी दस्तावेज पेश करते हैं जिसमें लिखा गया है नो टिकट्स बीन सोल्ड एट एनी स्टेशन, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि किसी भी स्टेशन पर टिकट्स नहीं बेची जा रही हैं। मेरा सवाल संबित पात्रा से ये कि क्या इस अनुवाद में कहीं पर भी यह बात स्पष्ट होती है कि भारत सरकार मजदूरों से पैसा नहीं ले रही है? यह सिर्फ इतना कह रहा है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेची जा रही हैं। क्या जनता को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप मुझे इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं एक भी सरकारी दस्तावेज बता सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार ने यह बात कही हो? एक भी सरकारी दस्तावेज आप मुझे बता दीजिए। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के हिसाब से चल रहा है और मैं भी संबित पात्रा के इस बयान को ही कोट कर रहा था। अब मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं जो मैंने अपने उस कार्यक्रम में भी कहा था। आपके सामने रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव का यह बयान जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिया था। हमने जानबूझकर यह फैसला लिया कि लोगों से टिकट के पैसे लिए जाएंगे ताकि सिर्फ जरूरतमंद ही ट्रेन का इस्तेमाल करें। एक बार आप फ्री कर देते हैं टिकट, तब हर कोई ट्रेन में सफर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है और ऐसे में इन्हें कोरोना वायरस के लिए स्क्रीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं आप इस चीज पर गौर कीजिए। यह है फरमान, सरकारी फरमान। यह सरकारी फरमान क्या कह रहा है? Fare for subject trains shall be as follows. Fare for sleeper mail express trains plus superfast charge 30 rupees plus additional charge of 20 rupees, यानी कि स्लीपर ट्रेन्स के अलावा 50 रुपए और लिए जाएंगे। यह सरकारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सरकारी दस्तावेज है। अब इस पर गौर कीजिए, आपके सामने 11C, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें लोगों से टिकट के पैसे लेंगे और फिर वो इसे केंद्र सरकार की रेलवेज को दे देंगे। ये तमाम चीजें सरकारी दस्तावेज का हिस्सा हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा आप चलाइए, मगर आप जो बात कहें वो तथ्यों पर आधारित हो, झूठ पर आधारित ना हो। अब इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यह फैसला किया है कि जो गरीब मजदूर बिहार या उत्तर प्रदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और क्यों? क्योंकि वहां के बिल्डर्स ने यह बात की है कि अगर ये गरीब मजदूर अपने घर चले जाएंगे तो यहां की आर्थिक गतिविधियां आगे कैसे बढ़ेंगी। यह एक धर्म संकट है मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के सामने। मगर जो सीधा सवाल यहां उत्पन्न होता है कि क्या आप गरीब मजदूरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर रख सकते हैं, खासकर तब जब इन बिल्डर्स ने, इन औद्योगिक घरानों ने इन गरीब मजदूरों का ख्याल रखने के लिए ना पैसे दिए ना रोटी दी। आपको याद है तेलंगाना की वो तस्वीर जहां पर कई लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। और क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? क्योंकि L&T जो कंपनी है उन्होंने उन्हें पैसे नहीं दिए और खाने के लिए नहीं दिए। यह बात अलग है कि लार्सन एंड टूब्रो ने पीएम केयर्स में करोड़ों रुपए दिए थे, मगर अपने मजदूरों के लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। यह एक दोधारी तलवार है, मैं मानता हूं दोधारी तलवार है,
मगर क्या मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट करेगा? नहीं करेगा। मैं इस धर्म संकट को समझ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके सामने मुंबई पुलिस का यह ट्वीट। इस ट्वीट के अंदर मुंबई पुलिस ने अब गैर जरूरी चीजें और शराब की बिक्री पर फिर से रोक लगा दी है। अब दिक्कत क्या है, जैसे ही आप शराब की बिक्री पर रोक लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा आर्थिक जरिया आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं शराब की बिक्री से जबरदस्त पैसा आता है। गैर जरूरी चीजें अगर आपके घर में डिलीवर होंगी या बिकेंगी तो आप यह भी जानते हैं कि उससे जबरदस्त पैसा आता है। मगर सरकार के सामने जबरदस्त चुनौती है कि अगर वो इसे बंद नहीं करेंगे तो कोरोना और फैल सकता है। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाना, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का अभिन्न अंग है। इस वक्त ट्विटर के अंदर राहुल गांधी को गद्दार बता रही है बीजेपी आईटी सेल। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के इस ट्वीट के मुताबिक वो 3 भारतीयों को जो पुलिट्जर प्राइज मिला है उसकी बधाई दे रहे हैं। दरअसल इनमें से कश्मीरी भी हैं और उन्हें जो पुलिट्जर प्राइज मिला है वो इन तस्वीरों के लिए मिला है। अब इन तस्वीरों के हवाले से और खासकर पुलिट्जर प्राइज के साइटेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं उस मुद्दे में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं कि साइटेशन में क्या लिखा था, या दरअसल उन्हें यह पुलिट्जर मिलना चाहिए था या नहीं, या देश का अपमान हुआ है कि नहीं। जब रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला था तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा था, या सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बधाई दी थी? क्यों नहीं दी थी? रवीश कुमार तो गद्दार नहीं है ना। रवीश कुमार मेरे जैसे कुछ अन्य पत्रकारों की तरह इस सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका सिर्फ इतना गुनाह है, उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला मगर इस सरकार ने मुंह तक नहीं खोला। दिक्कत क्या है मैं बताता हूं तुम लोगों के साथ। 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों, तुम्हारी जहनियत, तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है। जी हां, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सच यह है कि तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हो। दिक्कत यह है तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। खैर, जाते जाते मैं एनडीटीवी के एक पत्रकार सोहित मिश्रा के ट्विटर टाइमलाइन पर इन 2 ट्वीट्स की चर्चा करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन्स पर यह गर्भवती महिला, आज इसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है और ये वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रही है। इसकी हालत बहुत बदतर है। आज आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो गरीब, ये जो गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चों को कंधे पर रखकर आज की तारीख में जो अपने घर का रुख कर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी खराब प्लानिंग की वजह से आज ये लोग इस दोजक का सामना कर रहे हैं? जो तस्वीर मैंने आपको बताई जिसमें गर्भवती महिला बेहाल बैठी हुई है और उसके पास कोई विकल्प नहीं मौजूद है, इसके ऊपर इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। अलबत्ता इन्होंने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि ये लोग किस तरह से महिलाओं के खिलाफ उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें करते हैं। आज मैं तीसरी बार सफूरा जरगर की बात कर रहा हूं। सफूरा जरगर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, गर्भवती हैं और बीजेपी आईटी सेल और उसके नेताओं ने उनके खिलाफ एक बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा चलाया। क्या आप जानते, पहले तो यह कहा गया कि इनकी शादी ही नहीं हुई है और ये ऐसे ही गर्भवती हो गई, जबकि ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो अपने पति के साथ भी दिखाई दे रही हैं और शादीशुदा भी हैं। मैं कहता हूं अगर वो शादीशुदा ना भी होती तो एक गर्भवती महिला के बारे में तुम्हें किसने अधिकार दिया इस तरह की गंदी बातें करने का? और ये बात कोई और नहीं, इनके अपने घटिया नेता कह रहे हैं। आखिर क्यों? जाते जाते एक तस्वीर, एक वीडियो। इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से एक मां अपने बच्चों को अपने कंधे पर, अपने गोदी में लादे जा रही है। इसके चेहरे पर मुस्कान है। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर कोई नहीं हो सकती, मगर उम्मीद की एक हल्की सी किरण इस मां के चेहरे के मुस्कान से दिखाई देती है। बताइए ना, क्या हम इस उम्मीद की किरण को थामे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं? क्या उम्मीद की यह किरण नफरत के इन तमाम अंधेरों को दूर कर सकती है?
इस सवाल का जवाब है आपके पास। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।